हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पे। पीछे आपको हेडलाइन नज़र आ रही होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जैसा कि आपको पता है सफलतम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा और उम्मीद रखूँगा कि आप आने वाली वीडियोज़ पर भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि कैरियर्स ऑफ करंट। कैरियर्स ऑफ करंट यानी करंट किसके थ्रू कैरी किया जाता है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है और एक मैं बात करूंगा वैक्यूम की। तो सॉलिड के अंदर अगर हम लोग बात करें, पहले हम चर्चा करेंगे सॉलिड में। तो अगर सॉलिड पे चर्चा की जाए तो सॉलिड के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जो चार्ज को एक जगह से पकड़ते हैं दूसरी जगह पे ले जाते हैं, यानी चार्ज जिनके थ्रू ट्रांसफर होता है सॉलिड के अंदर, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज कैरी होता है इन सॉलिड। अब अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, एक दो एग्जांपल्स आते हैं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर में कौन सा? जैसे सेमीकंडक्टर हमारा वैसे पूरा चैप्टर रहेगा एक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और भी टाइप्स होते हैं, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा। केवल सेमीकंडक्टर 2 टाइप के, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब उनको एनर्जी मिलती है ना तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे होल्स बन जाते हैं। वो होता तो पॉजिटिव चार्ज है, हम उनको क्या बोलते हैं? होल्स। और ज़्यादातर जो चार्ज कैरी होता है वो होल्स के थ्रू होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। दैट्स वाई इनको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि जिनके चार्ज कैरियर्स कौन है? प्रोटॉन है या फिर होल्स हैं। दूसरा आपका है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से है? जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, जिसकी वजह से जो चार्ज कैरी करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट्स वाई हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें किसका? लिक्विड का। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ आयन होती है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस जैसे कि H2O की बात करो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनते हैं। ये चार्ज को कैरी ये करते हैं भाई। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बने और इन आयन के थ्रू क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जैसे सॉलिड में केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फिर से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद हमारे पास जो लिक्विड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें फॉर्मेशन ऑफ आयन बनती है। पॉजिटिव भी होता है आयन और नेगेटिव आयन भी होता है, जैसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इन आयन्स के थ्रू चार्ज क्या होता है? कैरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है चार्ज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें वैक्यूम के अंदर, देखो वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम की स्पेलिंग सही है क्या? या ऐसी स्पेलिंग होती है? ऐसी कैसी? ऐसी लग तो ये सही रही है, जो भी होता है। वैक्यूम के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं भाई? वैक्यूम के अंदर कैथोड रे होती है। कैथोड रे। कैथोड रे को हीट किया जाता है और जैसे ही कैथोड रे को हीट करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं किसको कैरी? चार्ज को कैरी। यानी तुम लोग क्या बोल सकते हो? वैक्यूम के अंदर कौन होता है? कैथोड। वैक्यूम के अंदर कौन होता है? कैथोड। कैथोड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट। जैसे ही कैथोड को हीट किया जाएगा वैसे ही कैथोड से कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स।
और ये इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी करेंगे किसको, चार्ज को। तो चार्ज कैरियर्स कौन हुए, इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम। और कहाँ से बने, ये वैक्यूम था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड को हम लोगों ने हीट किया और हीट करने से कैथोड ने क्या निकालना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, कि एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता कैसे है, हमें ऐसा पता करना है, या फिर किस टाइप से करंट फ्लो होता है। देखो ऐसा समझो, देखो तुम लोग क्या देखते हो, जैसे ही कोई स्विच ऑन करो, इधर से स्विच ऑन उधर से लाइट ऑन, ऐसा तो नहीं कि लाइट को पहुंचने में टाइम लग रहा हो, कि तुमने स्विच ऑन किया और लाइट जलने में 1-2 मिनट का समय लगे कि लाइट वहां तक पहुंचे, फिर उसके अंदर लाइट जलना शुरू करे, ऐसा नहीं होता। जैसे स्विच ऑन फैन ऑन, ऐसा क्यों होता है, देखो देखो क्यों होता है। ऐसा लेट कर लो, ये एक कंडक्टर है, बोले तो क्या, कंडक्टर। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे पड़े हैं पहले से, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, और जैसे ही तुम क्या करोगे, इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ये कुछ वैसा होता है, देखो कि एक पाइप है वो पूरी पानी से भरी हुई है, एक पाइप पूरी पानी से भरी हुई है, उसके एक एंड पे अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस की, थोड़ा सा भी पानी और ऐड किया, तो उतना ही पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा दूसरे एंड से। यानी कि इधर से जितना पानी डाला उधर से उतना ही पानी बाहर, तो उस पानी को बाहर आने में टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि पाइप पहले से क्या है, फुल। तो वैसा ही केस होता है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले ही भरे पड़े थे, इसको थोड़ा सा पुश किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, वास्तव में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक चल के आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तुम लोग मान सकते हो। इसलिए ही हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, वैसे का वैसे ही हमारे पास जो हमारा बल्ब है या फिर जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। अच्छा, अब हमें जो डिस्कस करना है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, देखो हमें एक तो बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले सुनो तुम लोग, कि अगर हम लोगों ने एक कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, यानी कि किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, ऐसे केस में क्या होता है, सुनो कि एक ये कंडक्टर है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी सारे, ये एक कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा मान के चलो कि 1 क्यूबिक मीटर में एक इलेक्ट्रॉन के एक कंडक्टर के 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में एक कंडक्टर के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितने, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक के पीछे 28 जीरो लगा दो, उसको क्या बोलोगे, कितने लाख लाख या कितने करोड़ करोड़ हो जाएंगे, तुम काउंट करते रहो। 1 क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हैं, ये घूमते रहेंगे भाई कंडक्टर के अंदर, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस की वजह से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की वजह से चिपके रहते हैं, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। बट जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, कभी इस एटम से दूसरे एटम पर, दूसरे एटम से तीसरे एटम पर, तीसरे एटम से चौथे एटम पर, तो ऐसे वो मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जिनको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब होता ऐसे है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, इसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी जगह कोई एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये ऐसे मूव करते रहते हैं और एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। तो ओवरऑल चार्ज कैरियर होता ही नहीं है, ओवरऑल चार्ज कैरी होता ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज ट्रांसफर होता ही नहीं है।
नेट चार्ज जितना पहले था उतना ही चार्ज बना ही रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी की जगह ले रहा है, इसलिए कोई भी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। अगर नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा और अगर मैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी को कुछ लिखूं, जैसे ये u1 है, ये u2 है, ऐसे ये चलता रहे, ये u3 है, अप टू सो ऑन, लास्ट में मैं मान लूं कि ये un तक था। ये टोटल जो वेलोसिटीज थी या टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कितने थे, un। तो इन सब का जब मैं एवरेज निकालूंगा ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो वो जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जीरो? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपकी, जीरो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यू एवरेज, what can I write, u average must be equal to u1 plus u2 plus u3 plus u4 plus u5 अप टू कहां तक, un तक, अपॉन n इज इक्वल टू क्या, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि कोई भी चार्ज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर होता ही नहीं है। अगर होता तो फिर हमें बैटरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक कंडक्टर वैसे ही करंट को बहाता रहता पूरे दिन, जैसा कि नहीं होता। एक कंडक्टर को जब तक हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट ना करें तब तक उसके अंदर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नेट इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते रहते हैं, अंदर ना कोलिजन करते रहते हैं भाई। एक जैसे ही हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लो एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करते ही इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इनके अंदर एक्सेलरेशन आएगी और ये किसी एक डायरेक्शन में बहना शुरू कर देंगे। वो डायरेक्शन आप भली भांति जानते हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी बैटरी के, और करंट बहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब जैसे ही इनको क्या दिया गया, एक इनके पास हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, वैसे इनको एक डायरेक्शन मिली। अब इनके अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, ऐसे इनके अंदर क्या होता रहेगा, कोलिजन होता रहेगा। और इस कोलिजन में जो जितना टाइम इनको लगता है, यानी दो कोलिजन हुए उनके बीच में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। The time interval between two successive collision is known as relaxation time and denoted by the symbol tau। इसको क्या बोला जाता है, टाउ। ताऊ मत बोल देना, टाउ हमारे यहाँ बड़ा फेमस वर्ड है ताऊ, तो ये ताऊ नहीं है, ये क्या है, टाउ है, टाउ, TAU, टाउ। वैसे स्पेलिंग ताऊ की भी यही बनेगी। तुम भी क्या सोचोगे, क्या बेवकूफ बना रहा है मास्टर, क्या बोलते हो, सही है ना, टाउ याद रखोगे। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या बोलोगे, टाउ। इसके बाद देखो, जैसे अब इनके अंदर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, इस रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग चर्चा करें, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। F इज इक्वल टू Q इंटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ के आए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो वो माइनस ई होता है, तो F कैन बी रिटन एज Q की जगह माइनस ई लिखा, इंटू में ई। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रॉन के अंदर आने वाली एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू होता है भैया ma। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। एक्सेलरेशन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, F का हमें पता ही है, माइनस ई इंटू ई हुआ, इज इक्वल टू m इंटू में a। m को याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, a इज इक्वल टू बन गया माइनस का e इंटू ई अपॉन में m। दिस इज द एक्सेलरेशन इन वन इलेक्ट्रॉन।
ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आती रहेगी, अपनी एक एक्सेलरेशन आती रहेगी। अब आप बताओ मुझे, अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें किसकी, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसे निकाली जा सकती है। तो V1 में लिख दूं, V1 कैन बी रिटन एज U1 प्लस में AT। A तो हमारे पास ये रहा और T हमारे पास क्या है, जब तक कोलिजन होगा तब तक की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलिजन के बाद तो इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और वापस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो मैं क्या लिखूं, A इंटू में टाउ जो टाइम था हमारे पास। तो V1 क्या निकल के आया, V1 निकल के आया U1 प्लस में A1 पहले और फिर क्या आ जाएगा T1। यानी कि ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, किसकी, फाइनल वेलोसिटी V एवरेज, वो क्या बनेगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू कहां तक, Vn तक, अपोन में क्या लिख दूं, n। इसको बोला जाता है V एवरेज को V ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि V1 V2 V3 में पहले हमारे पास आएगा U1 U2 U3 ऐसे। तो U1 इस ये पूरे को क्या लिख देंगे, U एवरेज, और प्लस में A हमारे पास निकल के आया था माइनस का E इंटू E अपॉन M और इंटू में क्या, टाउ। अब तुम्हें पता है U एवरेज तो 0 था, तो V ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल के आ गई, माइनस E इंटू में E इंटू टाउ बाय M। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपको नजर आ रहा है। E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देंगे। और टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, कि जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच का जो टाइम है, 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 0.1 सेकंड लगा, जितना भी टाइम है, और अपोन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास निकल के आता है रिलैक्सेशन टाइम। आप लोग समझ चुके रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर से एक कंडक्टर बनाते हैं, ये रहा कंडक्टर, और ऐसा मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का जो एरिया है, ये एरिया है A, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो लेंथ है कंडक्टर की वो है L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड एरिया इज A। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि एक जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, n जो है वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर अपॉन में टोटल वॉल्यूम। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने की संख्या है आपके पूरे कंडक्टर के अंदर, अपॉन में जो वॉल्यूम है किसका, कंडक्टर का। तो अगर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं इसमें कोई भी एक वॉल्यूम लेट कर लूँ, कोई भी एक वॉल्यूम, जैसे एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, छोटा वॉल्यूम, ये वाला हमारे पास एक छोटा सा वॉल्यूम हो गया। ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहें, इस पूरे इलेक्ट्रॉन, इस पूरे कंडक्टर में हम लोग फाइंड आउट करना चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, अगर पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना चाहें, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज तो जो इक्वल होता है, जो Q इक्वल है वो इक्वल होता है N इंटू ई के। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू में E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने लिखा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू में वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू में वॉल्यूम। अगर इस पूरे का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो q को क्या लिख सकते हैं, देखो q कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज a, एरिया तो है a और लेंथ है l, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्रॉस l। अरे एरिया इंटू में हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम, तो यही किया, ये एरिया ये हाइट ये वॉल्यूम बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसके बाद a इंटू में l और इंटू में चार्ज कितना है e। तो ये बन गया क्यू टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। q इज इक्वल टू NaLe। एल क्या था, वॉल्यूम था भैया, ध्यान रखना। एल क्या है, वॉल्यूम था। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, टोटल चार्ज। तो Q कैन बी रिटन एज NeAl, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो I होता है, I होता है इक्वल Q बाय T के। I इज इक्वल टू होता है Q बाय T। तो अगर मैं इसको लिखूं कि Q की वैल्यू, तो अभी हम लोगों ने लिखी थी कि Q की वैल्यू है NeAl, Q की वैल्यू है NeAl और अपॉन में T क्या था, टाइम, या फिर इसको मैं टाउ लिख सकता हूं। तो टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी भैया L। तो और वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, Vd। वेलोसिटी कितनी होती है, Vd, जिसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा था। तो अगर तुम लोग टाइम निकालोगे तो टाइम कैन बी रिटन एज, देखो वेलोसिटी कैसे निकलती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। तो टाइम को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइम को L अपॉन Vd। L से L कैंसल आउट हो जाता है, N से L कैंसल आउट, I इज इक्वल टू निकल के आया NeVd और इनटू में A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू क्या बन के निकला, I इज इक्वल टू बन के निकला NeVd इंटू में A। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, और भी हम लोग इसमें कुछ ड्राइव कर सकते हैं क्या, देखो और भी कुछ निकाल सकते हैं क्या इसमें हम लोग। Vd इज इक्वल टू लिखा गया था माइनस ई टाउ बाय एम। इस फॉर्मूले को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। Vd की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो Vd हम लोगों ने पढ़ा था, Vd इज इक्वल टू है माइनस ई इंटू टाउ बाय एम। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये पुट कर दूं क्या, कि I इज इक्वल टू है NE, Vd की जगह A भी लिख देता हूँ पहले ही, Vd की जगह लिख देते हैं माइनस का E इंटू में E इंटू टाउ अपॉन में M, अपॉन M। अब देखो ये तो बन गया E स्क्वेयर, ठीक है भाई। I इज इक्वल टू क्या बन गया, NE स्क्वेयर, माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे, इनटू में A। E को क्या लिख सकते हो, E कैन बी रिटन एज V बाय L। तो E को मैंने लिख दिया V बाय L और इनटू में टाउ अपॉन में M। I इज इक्वल टू माइनस NE स्क्वेयर A, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो V बाय L लिख दिया इनटू में टाउ और M हमारे पास पहले से यहाँ पे था। तो अब इसको आगे देखो कैसे करते हैं। I इज इक्वल टू बन गया माइनस का NE स्क्वेयर
ए वी टाउ अपॉन एम एल, ए वी टाउ अपॉन एम एल। अगर v को इस तरफ ले आए तो i अपॉन वी क्या बनेगा, i अपॉन वी। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो v अपॉन आई किसके इक्वल होगा, r के इक्वल। v अपॉन आई किसके इक्वल होगा, r के इक्वल। तो मैं v अपॉन आई एक तरफ रखता हूँ, बाकी सबको एक तरफ ले आता हूँ। तो ml आ जाएगा इस तरफ ऊपर, और अपॉन में क्या आ गया, एन ई स्क्वेयर ए इंटू में टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बोलो समझ आया कि नहीं आया। पूरे का पूरा पोर्शन एम एल ऊपर, एन ई स्क्वेयर ए और टाउ नीचे, आई को इस तरफ भेजा, यहाँ वी था, अपॉन में क्या बच गया, आई। तो v अपॉन आई हम लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। v इज इक्वल टू आई आर एंड r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ये निकल के आया हमारे पास v अपॉन आई, ये किसके इक्वल है, r के। तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, r, यानी कि रेजिस्टेंस के। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था लेंथ के, यहाँ पर भी आ रहा है। रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यहाँ पर भी बन रहा है। तो अब ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल बन गया, देखो r इज इक्वल टू बना हमारे पास एम एल अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टाउ, अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टाउ। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अगर मैं कंपेयर कर दूं, r को लिख दूं रो l बाय a इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टाउ। तो l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, रो की वैल्यू आ गई m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। व्हाट इज रो, m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। तो हमने बहुत सारे रिलेशन क्रिएट कर लिए रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम के बीच। इस तरीके से हम लोग कितने भी रिलेशन, कितने भी क्वेश्चंस इन फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही हमारा साथ देते रहेंगे और वीडियोस को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।